फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था ले ऑफ के संबंध में। आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ जोड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिट्रेसमेंट। देखिए, अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो ले ऑफ और रिट्रेसमेंट बेसिकली एक सिक्के के दो पहलू हैं आपके, और दोनों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ले ऑफ के विषय में हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया था। ले ऑफ को अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। आज हम जानेंगे रिट्रेसमेंट क्या होता है और इसके कारण के संबंध में। देखिए, अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो रिट्रेसमेंट के बारे में हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू में बताया गया है कि रिट्रेसमेंट क्या होता है या किसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। देखिए, रिट्रेसमेंट का बहुत सिंपल सा अर्थ है कि जब कभी भी किसी भी कारखाने में आवश्यकता से अधिक श्रमिक हो जाते हैं तो ऐसी दशा में नियोक्ता अपने यहां काम करने वाले कुछ श्रमिकों का जो सेवा है, जो कार्य सेवा वो दे रहे थे, उसको समाप्त कर देता है, या सिंपल शब्दों में कहे तो उन्हें कार्य देने से स्पष्ट रूप से मना कर देता है। जब कभी भी ले ऑफ की बात आए तो ले ऑफ की स्थिति में कहीं ना कहीं जो भी कार्य किए जाते हैं वो अस्थायी प्रवृत्ति के होते हैं, वो टेम्पोररी नेचर के होते हैं। लेकिन जो रिट्रेसमेंट का कार्य होता है वो आपका परमानेंट नेचर का होता है। देखिए, ले ऑफ की बात करें तो कुछ दिनों की बात हमने वहां पे की कि कुछ दिनों के लिए एक नियोक्ता अपने श्रमिकों को कार्य देने में क्या होता है, असमर्थ होता है। यहां पे नियोक्ता क्या करता है रिट्रेसमेंट के केस में कि परमानेंटली अपने श्रमिकों को संस्था से बाहर कर देता है या उनकी सेवा समाप्ति की घोषणा कर देता है। तो ऐसी दशा में कहीं ना कहीं श्रमिक कार्य से हटा दिया जाता है, क्या कार्य स्थल से उसे निकाल दिया जाता है। तो देखिए, अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो रिट्रेसमेंट की मीनिंग में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो श्रमिक होता है वो परमानेंटली संस्था से बाहर कर दिया जाता है, संस्था से निकाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ हम अगर ले ऑफ के विषय में बात करेंगे तो ले ऑफ की स्थिति में श्रमिक वापस कार्य पे आ सकता है। वो आपका टेम्पोररी नेचर का होता है कि जब तक वो समस्या बनी हुई है, जैसे मैंने बताया था लेक ऑफ पावर, शक्ति वाली समस्या बनी हुई है, जल की समस्या है, ऐसी कोई भी समस्या है तो वहां पे कुछ समय के लिए जब तक समस्या बनी हुई है तब तक संस्था में श्रमिक कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जैसे वो समस्या समाप्त हो जाती है, जैसे ही वापस से हमारे पास पावर की सुविधाएं आ जाती हैं तो वापस से वो श्रमिक आके संस्था में कार्य कर सकता है। लेकिन रिट्रेसमेंट के केस में ऐसा नहीं है। एक बार कहीं ना कहीं श्रमिकों को कारखाने से बाहर कर दिया गया, फिर वापस वो नहीं आ सकते। मीनिंग क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं कॉज के विषय में। कॉजेस क्या होते हैं, इसके कारण क्या क्या है। अगर हम कॉजेस के विषय में ही हम बात करें, कॉजेज ऑफ रिट्रेसमेंट। देखिए, कॉजेज की अगर हम बात करेंगे जो पहला कॉजेज है इसका वही होता है एक्सेसिव वर्कर। जैसा हमने मीनिंग में पहले ही स्टेटमेंट में बोला आपसे कि आवश्यकता से अधिक श्रमिक हो जाते हैं। जब कभी भी किसी भी कारखाने में आवश्यकता से अधिक श्रमिक होते हैं तो ऐसी दशा में कहीं ना कहीं श्रमिकों की छंटनी की आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक का अर्थ यहाँ पे क्या है? देखिए, जब कभी भी किसी भी कारखाने की बात करें वहां पे कंटिन्यू 50 वर्कर्स काम कर रहे थे। अब एकाएक मार्केट में डिमांड घटने लगा। अब डिमांड घटने के कारण हमें अपना प्रोडक्शन भी क्या करना होगा, कम करना होगा। अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो निश्चित रूप से हमें कम से कम ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होगी, कम से कम मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो जहां पे हमारे यहाँ 50 वर्कर्स काम कर रहे थे, अब हमें 20 से 30 वर्कर्स की आवश्यकता होगी।
हम मान लेते हैं कि हमें 30 वर्कर्स की आवश्यकता है, तो 30 वर्कर्स आगे भी फ्यूचर में क्या होंगे, बने रहेंगे। बाकी जो 20 वर्कर्स हैं जो हमारे पास एक्सेसिव है, जो एक्स्ट्रा है, इनका क्या हो जाएगा, इनका रिट्रेसमेंट कर दिया जाएगा, इनको संस्था से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखिए एक्सेसिव वर्कर्स भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रीजन है, एक महत्वपूर्ण कारण है इसका, आपकी रिट्रेसमेंट का। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दूसरे अन्य कारणों की, तो दूसरा जो कारण बनता है आपका वो होता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी। देखिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी की अगर हम बात करें तो जो मशीनरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आ रही है, उनकी जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं हम कम समय में या कम ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से ज्यादा प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं। जब हमारे पास ओल्ड टेक्नोलॉजीज की मशीनें थी, पुरानी तकनीकी वाली मशीनें थी, तो हमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स की जो आवश्यकता है, मानवीय संसाधनों की जो आवश्यकता है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसके कारण से भी क्या किया जा रहा है, छंटनी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो किसी भी फैक्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी कल कारखानों की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी किन्हीं कारणवश किसी फैक्ट्री की स्पेसिफिक यूनिट को बंद करना पड़ता है, किसी एक इकाई को स्थगित करना पड़ता है, उसको बंद करना पड़ता है। तो ऐसी दशा में भी किसका केस आता है, रिट्रेसमेंट का। देखिए जब कभी भी स्पेशल यूनिट ऑफ ए फैक्ट्री इज क्लोज, देखिए जब किसी स्पेसिफिक यूनिट को या स्पेशल यूनिट को बंद कर दिया जाता है, अगर फैक्ट्री की किसी भी एक पार्ट को या किसी भी एक इकाई को बंद किया जा रहा है, तो उस इकाई में काम करने वाले जो भी श्रमिक हैं उनकी छंटनी करनी पड़ सकती है। तो किसी फैक्ट्री के एक इकाई के बंद होने के कारण भी क्या होता है, छंटनी की स्थिति उत्पन्न होती है। ये भी छंटनी का क्या है, प्रमुख कारण है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, कभी भी किसी भी फैक्ट्री में अगर कंटिन्यूअस लॉसेस की स्थिति आती है, अगर कंटिन्यू लॉस हो रहा है, कंटिन्यूअस लॉसेस, ठीक है, अगर कंटिन्यू हानि हो रही है किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो ऐसी दशा में भी क्या होता है, समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर निरंतर फैक्ट्री में लॉस हो रहा है, तो अपनी लॉस की रिकवरी के लिए या अपने खर्चों को कम करने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका फैक्ट्रियां अपनाती हैं कि वो वर्कर्स की छंटनी करना प्रारंभ कर देती है। जहां पे उनके पास 100 वर्कर्स काम कर रहे थे, वहां पे अपने 50 वर्कर्स की छंटनी कर दी, 50 वर्कर्स को उन्होंने रखा है। तो अगर 100 वर्कर्स को उन्होंने सैलरी दे रही थी, वो कंपनी वो फैक्ट्री अगर सैलरी दे रही थी, तो अब उसको 50 लोगों की सैलरी देनी होगी, तो 50 लोगों की सैलरी उसके पास बचेगी, तो उनकी सेविंग्स के काम में आएगी, और जिसका वो अन्य किसी संसाधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जब कारखाने कंटिन्यूअस लॉस में जाते हैं, तो ऐसी दशा में कहीं ना कहीं छंटनी की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी दशा में भी छंटनी की जाती है। कंटिन्यूअस लॉसेस के साथ साथ अगर हम बात करें तो कभी कभी हमारे यहां रॉ मटेरियल का अभाव होता है, लेक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, लेक ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें, कच्चे माल के अभाव की बात करें, तो अगर कच्चे माल का अभाव कुछ दिनों के लिए सामान्यतः, तो ऐसी दशा में ले ऑफ की सिचुएशन बनती है। लेकिन एक लंबे समय के लिए अगर ले ऑफ की स्थिति लंबे समय तक खिंचती है या जाती है, तो भी रिट्रेसमेंट का केस आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया रॉ मटेरियल अगर शॉर्ट पीरियड के लिए, कहने का मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए संभवतः
अगर स्थिति बन रही है तो ले ऑफ में काउंट हो। लेकिन अगर यही स्थिति 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए होगी, सामान्यतः जो प्रोविजन की अगर हम बात करें तो प्रोविजन होता है 45 डेज, 45 दिन के लिए। अगर रॉ मटेरियल का अभाव 45 दिनों के लिए है तो कहां पे काउंट होगा, ले ऑफ की स्थिति। लेकिन जब कभी भी 45 दिन से अधिक रॉ मटेरियल के कारण ले ऑफ की स्थिति बन रही है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिप्लेसमेंट। क्लियर है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये प्रोविजन नहीं होता है कि कॉजेज ऑफ ले ऑफ। ले ऑफ के कारण भी क्या होता है, कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट की स्थिति बन पाती है। अगर हम ले ऑफ की बात करें तो जैसे हमने बताया कि 45 डेज का प्रोविजन है यहाँ पे, 45 दिनों का प्रोविजन कि ले ऑफ 45 दिनों से अधिक के लिए नहीं हो सकता। अगर कभी भी ले ऑफ की स्थिति 45 डेज से अधिक जाती है तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तब उसे हम ले ऑफ नहीं कहेंगे, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, छटनी बोलेंगे। तो क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 45 डेज से अधिक ले ऑफ की स्थिति नहीं बननी चाहिए, अदरवाइज वो किसमें काउंट हो जाएगा, रिप्लेसमेंट। अब देखिए इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक रीजन ये भी होता है लेक ऑफ पावर, शक्ति का अभाव। आप जानते हैं कोई फैक्ट्री जो कंटिन्यू गतिमान अवस्था में रहती है उसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है पावर। कभी कभी शक्ति के कारण या शक्ति के अभाव के कारण भी फैक्ट्री के काम अस्थिर होते हैं। अगर सामान्यतः कुछ दिनों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के प्रोविजंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 45 डेज के लिए अगर काम रुक रहा है पावर की वजह से, तो ऐसी दशा में कौन सी कंडीशन बनेगी, ले ऑफ की। लेकिन जैसे ही 45 डेज से अधिक की बात हो तो वहां पे प्रोविजन किसका आएगा, रिप्लेसमेंट। प्रोविजन किसका आएगा, छटनी। तो आज हमने आपको यहाँ पे बताया कि छटनी क्या होती है, किसे कहते हैं, और छटनी से संबंधित महत्वपूर्ण कारणों की से। तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो चुका है और आगे हम देखेंगे आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण और भी टॉपिक है। इसके बाद हम अपने नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे और जो नया एक्ट स्टार्ट करेंगे उसके बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन आपकी कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बाद जो एक्ट आएगा वो आपका है कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।